नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है डिपार्चर। वह विदेशी बाला थी, परंतु उसकी वेशभूषा एकदम भारतीय थी, यानी खुले पांचों की पीली सलवार पर गहरा बादामी कुर्ता। उसका रंग लालिमा सिक्त गोरा था, नयन नीले बड़े कटीले थे, गोलाई से कटे हुए कृष्ण धूसरित केश कंधों पर पड़े थे। उसके गोल चेहरे पर सबसे ज़्यादा ध्यानाकृष्ट करने वाली थी नाक, सतर लंबी और तराशी हुई सी। दरमियाने कद को उसकी स्थूल सी काया कुछ छोटा सा दर्शा रही थी। कमर पर बड़ा सा टूर लगेज होने के कारण जरा सी झुकी हुई वह तेज गति से लोगों के बीच से गुजर रही थी। ओवरब्रिज की सीढ़ियों से उतरकर वह प्लेटफार्म 5 की ओर घूमी, जहां ऋषिकेश जाने वाली उसकी ट्रेन खड़ी थी। भीड़ काफ़ी थी और ट्रेन छूटने में कुछ ही वक्त बाकी था। वह तेजी से पिछले डिब्बों की तरफ बढ़ती हुई खिड़कियों से हर डिब्बे में नज़र डालती जा रही थी कि किसी डिब्बे में रस कम होगा, उसी में चढ़ जाएगी। एक डिब्बे में उसे लगा कि खड़े हुए पैसेंजर नहीं के बराबर हैं और सीट मिल सकती है। अतएव उसी डिब्बे के दरवाजे के सामने रुककर वह पीछे को घूमी और पंजों के बल उचककर ऐसे देखने लगी जैसे उसका अपना कोई आ रहा हो। मार्च के अंतिम दिन थे, फिजा में अभी इतनी गर्मी नहीं आई थी, फिर भी उसके मस्तक और पुष्ट कपोलों पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं, जिन्हें उसने रुमाल से पोंछा तो मुख पर की लाली और भी आरक्त हो गई। उसने ट्रेन से एक हाथ लगाया और उसके सहारे से ऐसे खड़ी हुई मानो थकी हुई हो। उसके कमल पांखुरी से अधरों पर उदासी की एक रेखा खींची थी और वह विकल पर सजगता से चारों ओर देखती हुई बीच बीच में टोहती नज़र से ट्रेन के समानांतर प्लेटफार्म पर देख रही थी। सहसा एक वाचाल मूकता के साथ उसने अपना हाथ हवा में लहराया और किसी को उधर ही चले आने का संकेत किया। उधर से भी लोगों के सिरों के ऊपर एक गोरा हाथ प्रति संकेतात्मक ढंग से उठा और इसी के साथ गोरांग विदेशी युवक भीड़ चीरता हुआ आता दिखा। उसका चेहरा कुछ लंबा सा, आंखें कंजई और बाल भूरे थे, जो बड़ी अस्त व्यस्तता से मस्तक पर झूल रहे थे। सामान्य से कुछ ऊंचा कद और पुष्ट कंधे दूर से ही दिख रहे थे। उसने नीले जेबदार ट्राउजर पर हल्की नारंगी टी शर्ट पहनी रखी थी। कमर पर वह भी बड़ा सा लगेज लादे हुए था, पर उसकी चाल में स्वाभिमान का सा तनापन नुमुदर हो रहा था। निकट आते जाने पर उसने मानो सायास अपने पतले होठों को मुस्कान के लिए फैलाया, किंतु फिर भी एक फीकापन नहीं छुपा सका। युवती भी गर्दन हिला हिलाकर विह्वल स्मृति से उसका रेस्पॉन्स दे रही थी। आते ही युवक ने राहत की 2 सांसें लीं और जर्मन भाषा में बोला, बहुत भीड़ है, टिकट लेना किसी यातना से कम नहीं। युवती ने भी जर्मन में कहा, घनी आबादी का शहर है और कुछ कैपिटल होने से भी। युवक ने ट्राउजर की जेब से एक टिकट निकाला और युवती की ओर बढ़ाया। टिकट लेकर युवती ने पेट पर बंधे हुए छोटे से बैगनुमा पर्स की चेन खोलकर उसमें रख लिया। दोनों ने एक दूसरे को भाव भरी आंखों से देखा और एक आग्रह से मुस्कराए। एक ऐसी मुस्कान जो हृदय के बोझिल होने से होठों पर चली आती है। युवती ने मानो सभ्यतावश कहा, थैंक्स जॉन, परंतु युवक ने कोई उत्तर नहीं दिया। विदाई के गम में जैसे उसने उन शब्दों को सुना ही नहीं। वे कई क्षणों तक गर्दन लटकाकर एक दूसरे के कदमों की तरफ देखते रहे। फिर युवक ने अपने हाथ बढ़ाकर उसका चंद्रमुख अपनी हथेलियों के बीच लिया। कद को उठाने के लिए युवती ने भी अपनी एड़ी उचकाई। दोनों के अधर आपस में मिले और चुंबनरत हो गए। प्लेटफार्म पर तमाम नजरें उन्हीं पर गड़ गईं।
कई एक ने तो फब्तियाँ भी उछाल मारी। शुक्र है हिंदी उन्हें समझ नहीं आई। यूरोपियन बहुधा दूसरों की जिंदगी में झांकने के आदि चाहे न हो, परंतु भारतीयों का तो आधा जीवन गुजरता ही दूसरों के चक्कर में है। एक बार ही चाहे अपने बारे में सोचना भूल जाएं, मगर मौके बेमौके दूसरों की निजी जिंदगी में दखल देना नहीं भूलते। किसी की प्राइवेसी जान लेने को वे अपना महारत समझते हैं, और यहाँ तो प्राइवेसी नाम का कोई प्रश्न ही नहीं था। जो भी सार्वजनिक था वह दो परदेशियों की घनिष्ठता का द्योतक था, जिसके प्रदर्शन में वे किसी प्रकार की बेहूदगी महसूस नहीं करते। हाँ, भारतीयों के लिए यह कुछ अटपटी सी लगने वाली बात थी। अश्लीलता भी लगी हो तो ताज्जुब नहीं। वे दोनों वातावरण की आलोचना से अनभिज्ञ परस्पर चुंबनरत थे। आते जाते लोग गर्दन घुमा घुमा कर उन्हें देखते जा रहे थे। कुछ की तो दिलचस्पी इतनी बढ़ गई थी कि जहाँ तहाँ खड़े निसंकोच और नग्न उन्मुक्तता से उन्हें घूर रहे थे। उनकी कौतूहलता का कारण सांस्कृतिक ही था, फिर भी दृष्टियों में एक सहानुभूति जैसी संवेदना भी झलक रही थी। चुंबन के बाद युवती का मासूम हो आया मुखड़ा अपनी हथेलियों में थामे हुए युवक ने बोझिल कंठ से कहा, अपना ख्याल रखना डोजी। डोजी भी आहिस्ता से बोली, हाँ तुम भी। टैबलेट्स मैंने तुम्हारे बैग में रख दी थी, अगर तबीयत खराब हो तो। ओ जॉन, कितना ख्याल रखते हो तुम। डोजी के नेत्र भर आए। नो डोजी नो। जॉन ने ढाढ़स बंधाते हुए उसकी कनपटियाँ थपथपाईं। हम फिर मिलेंगे। डोजी के मुख पर हल्की रुआंसी सी आ गई। वह मानो कुछ कहना चाहती थी, पर दिल भारी हो जाने से कुछ कह न सकी। उसकी मनः स्थिति समझते हुए जॉन ने उसके गालों पर ऐसे बलिहारी भाव से उंगलियां फिराईं जैसे कोई बच्चा अपनी रुष्ट माँ की प्यार भरी खुशामद करता है। अजीब समर्पण का क्षण था, जिसमें वासना कदाचित बिला गई थी और आंखें एक दूसरे के हृदय की पवित्रता ग्रहण कर रही थीं। प्रेम की असह्य अनुभूति से डोजी ने पलकें बंद कीं तो उसके नयनों से अश्रु बिंदु निकलकर पलकों में उलझ गए। युवक ने उसकी विकल भावनाएं रोकने के लिए वायदा किया, फ्रैंकफर्ट में तुम्हारा इंतजार करूंगा। डोजी ने उसे एक ममत्व से देखा। कितना अच्छा होता जॉन, अगर हम दोनों साथ साथ वतन लौटते। और यह टीस सहने के लिए सिर झुका लिया। अपने अंतस की हुक सी दबाते हुए जॉन ने अपनी ठोड़ी उसके बालों पर रख दी और कंधों को सहलाते हुए बोला, तुम ठीक कहती हो डोजी। वैराग्य की आंधी में हम दोनों को ही राग की मदिरा पीने को मिली है। इस बिछोह से मौज मस्ती में आई कमी खलेगी तो है ही, लेकिन क्या इस मधुर संयोग को धन्यवाद देने को जी नहीं करता? हाँ, यह तो है जॉन, वरना किसको पता था कि दूर कई समुद्र पार इस पराई धरती पर हम दोनों इस तरह अचानक मिलेंगे और मोहब्बत का सिलसिला चल निकलेगा। अब जब मिले हैं तो एक मलाल से डोजी के होठ कांप कर रह गए। ओह नो, अपने आप को संभालो डोजी। जॉन ने उसके अधरों पर अपनी उंगली छुआई। यह वियोग हमारी मजबूरी है। अगर हमारी यायावरी निष्प्रयोजन और निरुद्देश्य नहीं है तो उसके मूल में कई तरह की जिज्ञासाएं और अध्ययन निहित हैं। इसलिए प्लान में थोड़ा बहुत परिवर्तन ही मुमकिन था, जो हमने किया। अब बिछोह के दर्द से तो गुजरना ही पड़ेगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ जॉन, घुमक्कड़ हमेशा समय की पाबंदी और आत्म अनुशासन का मोहताज होता है। अगर मुझ जैसी अंतर्मुखी प्रवृत्ति वाला हो तो चीज़ों को ठीक से समझने जानने के लिए उसे एक किस्म का एकांत भी बड़ा सहायक होता है, जरूरी होता है। जब मैं घर से निकलकर दुनिया को घूमने चली थी, तभी
आने वाली संभावित समस्याओं और संकटों की कल्पना कर ली थी और उनके समाधानों की युक्तियां भी सोच ली थी। मैं पर्यटन की हर दिक्कत से सुलटने को तैयार थी, लेकिन मेरा दिल ही मुझे शिकस्त दे जाएगा, यह मैंने कभी सोचा न था। इस मिलन वार्ता से यही निचोड़ कर आ रहा था कि इस देश में अपने अपने अकेलेपन की ऊब के साथ घूमते फिरते उनकी भेंट हुई, आपस में भाव संप्रेषण हुआ और अंततः आकर्षणमय प्रेम की एक अंतःक्रिया उन दोनों के बीच चल निकली। आहिस्ता आहिस्ता परस्पर बढ़ता विश्वास पुख्ता होता गया। कोई आश्चर्य नहीं कि इस रागात्मक सूत्र को परिणय के लिए ही जोड़ लिया हो। उसकी बात पूरी होने पर एक असफल मुस्कान के बाद जॉन ने कहा, तुम एक बहादुर लड़की हो डोजी। मैं तुम्हारे गुण कर्म स्वभाव से बहुत प्रभावित हूँ। इन्हीं विशेषताओं ने मुझे तुम्हारे सामने झुका दिया है। मैं प्रेम करता हूँ न केवल तुम्हारे इस सुंदर तन बदन से, बल्कि तुम्हारे बेहद सुंदर मन से भी। निस्संदेह तुम्हारा मन एक जलते दीपक की तरह है, जो मेरे जीवन के अंधेरे में रास्ता दिखा सकता है। मैंने इतना प्यार तो कभी खुद से भी नहीं किया जितना तुमसे करना चाहता हूँ। रियली, तुमने मुझे पागल सा कर दिया है। ओह मेरे प्यारे जॉन, तुम मेरे दिल की हालत नहीं जानते। उसकी हथेलियों पर अपना मुख रखकर डोजी ने जरा होले से कहा, कैसे बताऊं, कितना मुश्किल है अब अकेलापन काटना। एक पल भी दिल न लगेगा। एक तड़प से जॉन ने उसके सिर को चूम लिया। दिल्ली की उस भीड़ भरे प्लेटफार्म पर समीपस्थ जहाँ तहाँ ठहरे थमे तमाशबीन लोग इस संवेदनात्मक विदाई को एकटक देख रहे थे। अब उनकी आंखों का हास्य व्यंग भी धूमिल सा हो चला था, मानो उनका उन विदेशी प्रेमियों से सहानुभूतिपूर्ण तादाद में स्थापित हो गया था। जॉन ने कहा, यही तो होती है परिस्थिति, न चाहकर भी हमें बिछुड़ना पड़ रहा है। तुम्हारा वीज़ा अभी बाकी है, तुम्हें अभी घूमना है। घूमते फिरते स्टडी करो और एंजॉय भी। डोजी ने उसकी हथेलियों से मुख उठाया और विक्षुब्ध सी मुद्रा से सजल अबोध नेत्रों से जॉन को देखा। सिर्फ ये शरीर ही पर्यटन पर रहेगा, दिल तो तुम ही ले जा रहे हो। जॉन भी उसके नयनों में झांका। क्या तुम अपने सीने में मेरा दिल लेकर नहीं घूम सकती? ओह जॉन, मेरे कितने अच्छे जॉन। गदगद भाव से डोजी पंजों पर उचकी और जॉन के अधरों को अपने अधरों में ले लिया। मिलन की इस झलक को देखने के लिए लोगों के सिर डिब्बों की खिड़कियों से बाहर निकल पड़ रहे थे। डोजी पर झुके हुए जॉन ने अत्यंत स्नेहपूर्वक कहा, तुम्हारे अजूबे प्यार और प्यार की तमाम मीठी यादों में खोया डूबा रहूँगा मैं भी जॉन। तुम्हारा एहसास बरकरार बराबर बना रहेगा मुझ में। ट्रेन से गज भर की दूरी पर खड़े वे एक दूसरे में डूबे हुए बातें कर रहे थे। तभी अचानक बराबर वाले प्लेटफार्म पर खड़ी एक्सप्रेस ट्रेन ने चलने की सीटी बजाई, जिससे यात्रियों में एक तरह की अफरा तफरी सी मच गई। कोई पानी की बोतल लेकर अपने डिब्बे की ओर भाग रहा था, तो कोई खाने पीने की चीज़ें। डिब्बों में घुसने के लिए दरवाज़ों पर संघर्ष चल रहा था। ऐसे शोर शराबे में भी कई यात्री विस्मित सी दृष्टि से गोरांग विदेशी जोड़े को देखते हुए जा रहे थे। कई तो दूर तक मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। उस ट्रेन को रेंगते देखकर डोजी बोली, उस ट्रेन के बाद शायद हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो। शायद। वैसे तो इंडियन ट्रेन के डिपार्चर में अक्सर देरी हो जाती है। पता नहीं क्या सिस्टम है कि इंडियन रेलवे में पंक्चुअलिटी का बहुत अभाव है। प्रायः कोई भी ट्रेन न तो समय पर आती है और न समय से पहुंच पाती है। ट्रेन के टाइम पर तुम कोई भी प्लान नहीं बना सकती। ये तो है जॉन,
इस देश के लोग काम करने में विश्वास नहीं करते, काम भी करते हैं तो रिश्वत लेकर। करप्शन यहाँ आम बात है। ये लोग झूठी शान के लिए जीते हैं। यहाँ दिखने और होने में फ़र्क है। रेंगती ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली तो जॉन ने कहा, तुम चढ़ जाओ डोजी, आखिर सीट भी तो लेनी है, और उसने उसे हल्के से पुश किया। डोजी ने दरवाजे की ओर एक कदम बढ़ाया। तो फिर जॉन, मिलते हैं फ्रैंकफर्ट में। हाँ डार्लिंग, तुम्हारे शहर फ्रैंकफर्ट में, लेकिन रोज़ाना शाम को फ़ोन करना। दरवाजे पर चढ़ते हुए डोजी ने वचन दिया। हाँ, रोज़ फ़ोन करूँगी मैं। जॉन देखता रहा। वह एक बार डिब्बे में भीड़ का जायजा लेकर पुनः दरवाजे पर आ खड़ी हुई। अब उसका कद दरवाजे से सटकर खड़े हुए जॉन से 2-1 इंच ही लंबा था। जॉन ने अपनी बात में संशोधन किया। तुम फ़ोन मत करना डोजी, परदेश में फ़ोन पर ज़्यादा पैसा खोना ठीक नहीं। न जाने कहाँ कितनी ज़रूरत पड़ जाए। फ़ोन मैं ही कर लिया करूँगा तुम्हारे मोबाइल पर। ओह मेरे अच्छे जॉन, तुम तो मुझे हर परेशानी से निकाल लेना चाहते हो। डोजी ने एक आभार से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। उसकी अपूर्व मुग्धता से जॉन अचानक भावभीना हो उठा। वह मुस्कराया और एक फीकी सी मुस्कान मुस्कराकर रह गया। डोजी ने उसके अंतस को पढ़ते हुए जोर से उसका हाथ दबाया, मानो कहना चाहती हो कि सब्र करो जॉन, आखिर कुछ वक्त के बाद हम दोनों फिर मिलेंगे। तो साथियों, यह डिपार्चर कहानी का पहला भाग है। इसका दूसरा भाग आप अगली वीडियो में सुनेंगे। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा कमेंट करके बताएं कि क्या सार्वजनिक स्थान पर इस विदेशी जोड़े का ऐसा आचरण सही था। धन्यवाद।